and very good morning to all the participants. मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में काफ़ी सारे फेमिलियर लोग हैं इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में. सो I think that honestly does make my task a little easier because uh, I'm sure all of you generally who are in the participants would accommodate जो भी कम ज़्यादा होगा इस सेशन में या इस लेक्चर में. Well, let me start this talk by firstly thanking Dr. Preeti Dharmik and the UGC HRDC Nagpur for once again having me over at this faculty induction program, for thinking me worthy to be called as a resource person out here. So thank you very much. पर दोस्तों, इसके पहले मैं जब भी UGC HRDC में आई हूँ कोई टॉक देने, जनरली जो विषयों पे मैंने लेक्चर दिया है, दे हैव बीन टॉपिक्स रिलेटिंग टू कोर आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स में आई हैव कम टू टॉक अबाउट women's rights and gender justice as such in our country. लेकिन आज इस सेशन के लिए जो विषय मुझे दिया गया है, that's a little peculiar kind of a subject, because what I'm expected to talk about is constitutional values and the education process. Okay, so when it comes to making an attempt to talk about values in education, I think aap sabhi jan as members of the teaching faculty will appreciate that it is indeed very difficult to be talking about values and making a convincing statement about how values happen to be important even today in our present day life. Okay, तो मैं जहाँ तक हो सके कोशिश करूँगी कि जो मेरे अपने विचार है इस विषय पे और जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश मैं करूँगी. इस सेशन के दौरान आई थिंक आई विल मेक a use of a mixed language of हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया, मैं लॉ के फील्ड को बिलोंग करती हूँ और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जब भी कोई कानून बनता है, वो हो सके उतने क्लिष्ट अंग्रेजी भाषा में बनाया जाता है. तो इसीलिए इस फील्ड में इतने साल रहने के कारण कहीं ना कहीं इंग्लिश भाषा का उपयोग करने की बहुत आदत सी हो गई है. So I will however try that I mix up Hindi and English. और भाषा कोई भी क्यों ना हो, मैं एक सिंसियर प्रयास जरूर करूंगी कि जो कुछ मेरा थॉट है या जो कुछ मेरे विचार है इस विषय पर, वो आपके समक्ष पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी. और all of you are really welcome to add and contribute to your ideas during the course of this particular session, right? Now, going by what HRDC expects to be delivered in these faculty induction programs, एक पूरा सेगमेंट उसके अंदर डेडिकेट किया गया है टू बी टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन. और इसके अंदर यदि हम देखते हैं जो डीपर स्पेसिफिकेशंस यूजीसी देती हैं, वो कहती है कि वी एज टीचर्स, it expects us as teachers to look at the caste, class and gender biases. फिर वो चाहे हमारे क्लासरूम के अंदर हो या हमारे करिकुलम में हो, तो ये सारी चीजों को हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के एंगल से कैसे रेमेडी कर पाएं एज मेंबर्स ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन. That is, in my understanding, what UGC expects out of us. और इसीलिए अभी आजकल का जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क UGC ने दिया है for faculty induction programs, it does necessarily insist that apart from all other segments that you handle in the induction programs, it says कि नहीं भाई, संवैधानिक मूल्यों पर भी कुछ सेशंस टीचर्स के लिए लिए जाएं,
because there is a specific expectation that the UGC holds from you and me as members of the teaching profession. Okay, so given this perspective in mind, मैं आज का अपना ये सेशन 3 हिस्सों में डिवाइड करना पसंद करूंगी. So I will basically, distribute all that I want to talk to you into 3 different segments. पहले सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों आज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में चर्चा करने की जरूरत हमें क्यों महसूस होती है. Why really does the UGC want to talk about values? और अब हम सब जानते हैं कि आजकल as members of the teaching profession into colleges, हमारे कॉलेजेस NAAC के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स हमको लेने पड़ते हैं. And an important component in these programs is component about values. Okay, तो फर्स्ट सेगमेंट इस सेशन के पहले सेगमेंट में हम इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि भाई व्हाई वैल्यूज. सो वी एड्रेस द क्वेश्चन व्हाई. ओके, इन द सेकंड सेगमेंट वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हमें अपने आप को जिनके बारे में इन्फॉर्म्ड रखना जरूरी है. So what are those constitutional values is something I will talk about in the second segment. और थर्ड सेगमेंट में मैं अपने कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगी कि टीचर्स होने के नाते ये जो सारे वैल्यूज हमारे स्टूडेंट्स में हमें इनकलकेट करने हैं, ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं. So these are just going to be my ideas. And of course, I would invite all of you to also contribute to certain ideas if you have some in terms of, making this process of inculcation of values really meaningful somewhere down the line. Okay, so ऐसे 3 segments में मैं इस सेशन को हैंडल करना पसंद करूंगी. Now coming to the first segment that we need to talk about, let's try and ask ourselves this question कि भाई क्यों आज जरूरत पड़ती है कि हम वैल्यूज की बात करें. अब हम यदि पुराने जमाने की तरफ देखें, मुड़ के देखें, तो पहले जैसे हमारे बचपन में वैल्यूज की शायद अलग से एजुकेशनल फ्रेमवर्क में बात करने की जरूरत हमें इतनी महसूस नहीं हुई थी. So, whether at the level of school or at the level of college, our educational system, we did not see, that giving a special focus somewhere कि स्पेसिफिकली वैल्यूज पे कुछ सेशन ऐड किए जाएं. क्यों ये फोकस नहीं था? क्योंकि शायद उस जमाने में वैल्यू इनकलकेशन ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस था. इसको कुछ अलग से देखने की जरूरत हमें महसूस नहीं होती थी. तो हम सब, हमारे फैमिलीज ऐसे न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं थे. वी वर इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप वेयर इट वाज एक्सपेक्टेड कि घर के बुजुर्गों को देख देख के बच्चे अपने आप कुछ चीजें सीख जाएं. So standards of discipline were placed very, very high initially by our elders, whether at home or in schools. तो schools और colleges में भी हम देखते हैं कि standards of discipline बहुत ज्यादा थे. The moral standards were much higher than what they are today. तो टीचर्स के द्वारा, घर के अंदर हमारे बुजुर्गों के द्वारा ये वैल्यूज हम में अपने आप आ जाएंगे, ऐसा एक that was the automatic way in which values were inculcated in the younger generation. And therefore in the earlier times, हमारी एजुकेशनल सिस्टम को कुछ अलग से कोई सेशंस लेना, कोई एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको इंक्लूड करना या इस पे कुछ चर्चा या डिस्कशन करना, इसकी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई. Right? So somewhere we saw that this happened within families, it happened in the society, it happened in schools and colleges as a very, very automatic process. लेकिन धीरे धीरे जब हम जैसे एडवांस होते गए, so called advance, if I don't know if that's the right word to use, but as we marched ahead, somewhere down the line, a capitalist mindset started growing. Okay,
हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर, एंड everywhere, even at the global level. In fact, from the global level, it came down to India. That's the way I would want to look at it. कि एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट की जहां शुरुआत हुई समाज के अंदर, तब परिवर्तन क्या आया कि हमारे सामने जो फोकस था, that focus was only markets. Okay, the market philosophy took over. Industry became a very, very important thing for us. ये जब बदलाव आते गए, तब हमको धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि भाई इस जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए हमें बस एक चीज की कोशिश करनी है कि पैसा हम कैसे ज्यादा कमा सकते हैं, राइट? So when the capitalist mindset really became very strong within our societies, probably the market ideology started dominating our mind. So everywhere the focus was, how do we capture the industry? How do we capture the market? How do we make sure कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए? क्योंकि we realized कि पैसे के बगैर तो जिंदगी अच्छे से जी पाना ही मुश्किल है हमारे लिए, right? Now, where this mindset started, अब obviously समाज के अंदर ये जब परिवर्तन आता गया, and we started focusing on industry and markets, that's the time when the educational system felt the need of changing the focus of the system. और इस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर भी हमने अभी फोकस किस चीज पे शिफ्ट किया? वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री रेडी generation. Okay, so we started our focus of the educational system got shifted to making sure कि इस एजुकेशनल सिस्टम के द्वारा हम कैसे इंडस्ट्री रेडी लोगों को निर्माण कर सकें। हम ये फोकस करने लगे कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कर्स को कैसे निर्माण कर सकें। और ये वो दौर आया दोस्तों, जब हम स्किल एनहांसमेंट, डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज थी, these terminologies came up in currency at with this change in the society, right? तो जैसे हमारे समाज का माइंडसेट बदलते गया, जैसे हमारे समाज में ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को एक बहुत गहरा प्रेजेंस उसका हो गया, वैसे हमारे एजुकेशनल सिस्टम का भी फोकस बदलते गया। एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड reframing the educational landscape in the country to cater to these requirements कि सिर्फ एक ग्रेजुएशन का डिग्री दे के बच्चा बाहर निकल रहा है is of no use to the industry. That's not useful to the market at all. And therefore, apart from giving them their graduation program, इनके skills को train करना जरूरी है. That's why we started talking the language of skill enhancement. We started talking the language of domain knowledge and all that stuff. And this is how our curriculums came to be redesigned. This is how newer focal areas were identified by the apex bodies in education. Okay, अब ये सब जब हमने किया ना, there was nothing wrong in doing this obviously, because यदि आपका समाज बदल रहा है तो आपके एजुकेशनल सिस्टम को भी उसके साथ पेस अप करना पड़ेगा. So there was per se nothing wrong with this focus of education shifting to the industry and to making market ready people. लेकिन इसके दरमियान हमको ये ध्यान में आया, एंड जो अभी अभी ध्यान में आया, राइट? So we located or tried to diagnose that problem in the recent times. That what happened was that in this process, we realized that somewhere, market is the only thing that we are looking at. और जहां आप केवल मार्केट्स के तरफ फोकस करते हो,
तब somewhere the process of erosion of values actually starts happening. आप आज अपने चारों तरफ देखिए, everywhere we are realizing that there is a market that has come up in almost everything. आप कोविड सिचुएशन को देख लीजिए। कोविड में जब एक तरफ लोग मर रहे थे, there was a market of remdesivir that was created. Okay, so you saw people selling that drug for I don't know what kind of disproportionate prices when actually people were dying. So wherever you are building up a market, let's understand there is somewhere an erosion of our value systems that's happening. तो जब ये कोविड वेव हमारे देश में एक बहुत भयंकर रूप लेके द सेकेंड वेव केम इन, we did not, as a society, we did not really bother about that value system. And you had hospitals that were exploiting people with, I don't know how many, what kind of bills were charged to them. You had these important drugs being sold into the black market. So there you saw that there's a compromise with values. You look at, in fact, anything around you, आज हम ये देखते हैं कि हर चीज का मार्केट बन गया. You see a whole weight loss industry that has come up, and this weight loss industry is, trying to capture our minds in completely different ways. And therefore, for you to reduce weight, here is a market that is ready, that's trying to give you, I don't know what all is being offered to you for money that you are able to pay. आप हमारी एजुकेशनल सिस्टम की तरफ देखिए. वी डोंट इवन नीड टू लुक बियॉन्ड द फील्ड इन विच वी आर. जिस दिन यूजीसी ने ये नया रेगुलेशन लाया टीचर्स के अपवर्ड प्रोग्रेशन के लिए, हमारे करियर एडवांसमेंट स्कीम के लिए नए नॉर्म्स को जिस दिन डिफाइन किया यूजीसी ने और कहा कि भाई लुक 2010 में जब सबसे पहली बार ये एपीआई स्कोर एंड ऑल दिस थिंग केम, what did we see happening? UGC said on one hand कि भाई आपकी जो अपवर्ड मूवमेंट होगी टीचिंग प्रोफेशन में, वो आप कितने पब्लिकेशंस करते हैं, कितने सेमिनार्स अटेंड करते हैं, इस पे डिपेंडेंट होगा. The moment UGC said this, we saw a market of journals that came around. Okay, and what is the new trend that these journals started with? They said that look, you pay money to us and we will publish your paper. उसके पहले ISSN नंबर, ISBN नंबर क्या है ये शायद हम में से कितने लोगों को पता था, I don't know, but then that became the most encashing word the moment UGC changed its norm. So what did we see? We saw that there was a whole market of journals that we got surrounded by. एंड द ओनली थिंग वी लुक्ड एट वाज कि भाई इतने नंबर की जरूरत है, इतने पेपर्स पब्लिश करना है, इतने पैसे ये जर्नल को दो, उतने पैसे वो जर्नल को दो, आप अपना पेपर पब्लिश करो. सवाल ये है दैट हाउ मेनी ऑफ अस, लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स एंड लेट्स आस्क आवरसेल्व्स दिस क्वेश्चन कि जो इंसान उस पेपर को लिखता है, क्या पलट के वो खुद राइटर अपने खुद के पेपर को कभी पढ़ता है क्या? So what have we done? The moment we created a market of journals, हमने सारे ट्रैश को पब्लिश करने की शुरुआत की. So we are not really getting any great intellectual material out of these journals, but what we are having is only people running after that and writing something which by paying money I know it's going to get published. So if you try to analyze this situation, what is this really trying to tell us? It's trying to tell us that somewhere that core value, that was there, that UGC का उद्देश्य जो था वो तो बहुत अलग था कि भाई टीचर्स इंटेंसिवली पढ़ने लगे, लिखने लगे, खुद के पेपर्स पब्लिश करने लगे. That's why we could debate about whether this was a right move or not, but I am not onto that question right now. The point I'm trying to canvass before this elite assembly this morning is that the moment our entire focus goes on market and industry, somewhere our value systems get compromised. Okay, so we did not say this that कि भाई मेरा
मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और मैच्योर हो जाए, उसके बाद मैं कुछ लिखने का प्रयास करूंगी. एंड दैट वाज प्रोबेबली बिकॉज we didn't get that space of time that was needed for that maturity to come, whatever be the reasons. But we also started responding the way the market started growing, right? अब ये सब जो हर क्षेत्र में हम होते हुए देखते हैं, it is just an example that I give you about the journals and COVID and stuff like that. But everywhere around today, what are we doing? We are trying to cope up with the way markets are functioning. और ये सब करने के दरमियान हम कहीं ना कहीं जिस चीज से हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, that is the value system. Okay, and that probably because our value system has become very compromised. ये एकमात्र कारण ऐसा है कि हम हमारे समाज के अंदर ग्रोइंग करप्शन को देख रहे हैं, हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देख रहे हैं, जहां देखें वहां हमको डिसऑनेस्टी नजर आती है. And this is something, this is the kind of society that knowingly unknowingly हमने सबने मिलके ऐसे समाज का आज निर्माण किया है, जहां हम ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ ग्रिप होके बैठ गए हैं. और हम में से कुछ लोग फ्रस्ट्रेट भी शायद हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं मेरे वैल्यूज को यदि लेके बैठूं तो इस समाज के अंदर तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा. So, I'm comparing myself to the worst people in my society. और ये मैं अपने आप को शायद एक legitimate excuse के तौर पे देने लगी हूँ, that okay, therefore it's fine if I compromise with my values. That's the reason why moral degeneration totality में हमारे सोसाइटी के अंदर हमको एक बहुत गहरे लेवल तक ये डिजेनरेशन हो गया है. ये आज हमारी खुली आंख से हमको दिखाई देता है. और इसीलिए शायद अब हम थोड़ा सा जागने लगे हैं. सो वी हैव नाउ स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई केवल इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर केवल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज हमारे बच्चों को देना इज नॉट रियली इनफ फॉर अस. That is no doubt important. I'm not saying that skill enhancement and professional competencies are no longer important. That's of course very crucially important. Okay, that is in a way non-negotiable. But आज हमारे सारे देश की सारे एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडीज को ये ध्यान में आ गया है कि भाई सिर्फ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज पे हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं. Apart from inculcating professional competence in our younger generation, apart from making them industry ready, there is also a grave need to be talking to the younger generation, to be having some exercises with the younger generation about important values. और इसीलिए आज हम जो जो चेंजिंग लैंडस्केप देख रहे हैं, उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि जो इंडिविजुअल्स के पर्सनल प्रोफाइल्स हैं, इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स जो काउंट करते हैं, दे आर नॉट जस्ट गिविंग वेटेज टू the kind of professional performance you're giving, but there's also a weightage that is attached to the kind of values that are embedded within you. Okay, तो ये एक शिफ्ट हमको अभी अभी होते हुए नजर आ रहा है. It's not yet happened completely, but that process of shift has somewhere started. You will see that within the educational landscape, ये एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ हम we're making that movement towards that paradigm shift, where we do not stop at talking about language of professional competencies, but we're also somewhere giving space for value education to come in. We're giving space and giving importance to the kind of values that are going to be there into the younger generation today. और जैसे कि सारे सेगमेंट्स में हमको ये बदलाव आना हमारे लिए is going to be beneficial for our society. The moment we realize this,
कि भाई हमारे यंग जनरेशन के अंदर ये चीज इनकलकेट होना बहुत महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए, बिकॉज without values, they are growing up as that warmth of human personhood is not there. The moment we realize this drawback in society, तो सबसे पहले the sector that is expected to activate itself in this whole enterprise of bringing about value inculcation in the young generation, that sector, mind you friends, is our educational sector. क्योंकि हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, वो एडवांटेज है दैट we come in live contact with the younger generation for a very very long span of time. Okay, and therefore आज हमारी सरकार भी ये मानती है, it looks at all of us as teachers as crucial agents of change within the society. यदि हमको ये समाज में परिवर्तन लाना है, तो सबसे पावरफुल टूल ये परिवर्तन लाने के लिए, that tool is you and me as teachers. And that's the reason why apex bodies in education like the UGC for all of us और the NCERT, ये सारे एपेक्स बॉडीज ने अभी अपने पॉलिसीज को रीफॉर्मुलेट करने की शुरुआत की है. This is where these apex bodies are now very vehemently talking about the importance of values. और इसीलिए जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि जब हम NAAC के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमको दिखाई देता है कि हमारे IQAC coordinators and our principals are telling us that look, hold some programs on values. Why are all of you today on a weekend morning compelled to listen to me in this lecture of values and education? It is because the UGC makes this as a mandatory requirement for all of us. Okay, and why is that mandatory? Now it is here that I want to specifically make a point that in this process of ट्रांसफॉर्मिंग अवर सोसाइटी, जो समाज में हम परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत दोस्तों आपसे और मुझसे होती है. बिकॉज as I told you, why are the teachers playing such a crucial role? Because we are supposed to be the important link between our students and the society that is expecting this younger generation to be having some value system within them. So what the UGC is expecting out of you and me today is, it has given to the teachers a new role identity in this process of bringing about a transformation. And that's the reason why आप और मैं ये एक नया रोल प्ले कर पाए, इसके लिए an attempt is being made to talk about values, to have more sessions about values, so that whether inside classroom or outside classroom, when we are interacting with the younger generation, we are the ones who are expected to bring about this process of inculcation of the value system in our younger generation. क्योंकि यही younger generation हमारे देश का भविष्य है, and that's the reason why we need to play that catalytic role in terms of inculcation of values in our students. So I think with this, I on my part have addressed the first segment of the session, which I said we'll begin with trying to ask ourselves the question, why values? Why do we need to talk about values? और आज के जमाने में जहां ये सारे इतने प्रीडोमिनेंट फोर्सेस हैं हमारे आजू बाजू, तब मैं समझती हूँ, that's why I opened my session today by trying to tell you that it's a very very difficult task, to be talking about importance of values ऐसे एज में जहां वैल्यू सिस्टम को कोई बहुत महत्व हम नहीं दे पाते हैं. ऐसे जमाने में
to be addressing an audience of teachers who are well versed into their own respective subjects and trying to tell them what the importance of values is. Trust me, it's a very, very difficult task for me to be talking about that, right? But आई थिंक हम हमें ये एक चीज जरूर वी नीड टू कन्विंस आवरसेल्व्स ऑफ दिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यदि सही में हम सोच लें कि ये चीज हमें करनी है, इट्स अ मैटर ऑफ इंटरनली कन्विंसिंग आवरसेल्व्स. Trust me, out of everybody else, people in the teaching profession are best equipped to bring about this process of inculcation of values, right? Now, having addressed the first part of the session about why do we really talk about values, let me now come to the second part कि हमने ये तो बोल दिया कि भाई ठीक है, वैल्यूज को स्टूडेंट्स में इनकलकेट करना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है हमने बता दिया. But when we are talking about constitutional values in education, the point is, what are our constitutional values is something that we all of us need to know, because unless we know that, obviously हम हमारे स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं दे पाएंगे. और हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमारे जो महाविद्यालय हैं, हमारे जो क्लासरूम्स हैं, आवर कॉलेजेस एंड आवर क्लासरूम्स, ये मिनिएचर सोसाइटीज हैं. तो इस सोसाइटी, ये मिनिएचर सोसाइटी को हम जो देंगे वही एक्चुअल सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होना शुरुआत होगा. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स कि भाई ये संवैधानिक वैल्यूज हैं क्या, क्यों हम इसकी बात करें. वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट व्हाई वैल्यूज, but if these constitutional values have to be passed on to the next generation, we need to know what these values are. So let me come to the second segment of my talk here, of trying to identify what are our constitutional values. अब इस सवाल को जब मैं एड्रेस करती हूं, तो दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपको ये बताने से दैट it's not really right for us to think कि भाई संविधान से हमारा क्या लेना देना. क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में there are people from different faculties. All of you belong to your own different subjects. You're all experts in your own subjects. लेकिन it is important for us to realize that we should not think that constitution is a document only of the lawyers or the judges. Okay, तो आप में से कुछ लोगों को जब ये विषय दिया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन एजुकेशन पे लेक्चर होने वाला है, मे बी सम ऑफ यू वुड हैव थॉट कि भाई संविधान के बारे में जान के मैं क्या करूंगा या करूंगी. ओके, so remember, constitution is not a document only of the lawyers or only of the judges, but constitution is a primary document for all of us, because we hold a very, very important office in our democracy, and that is the office of being the citizens of this country. हम जब अपने आप को इस देश के नागरिक कहलाते हैं, तब हमारा सबसे इंटीमेट, सबसे क्लोज संबंध होता है with this document called as the constitution. So सबसे पहली चीज जो हमको खुद के दिमाग में रखनी है वो ये है that constitution is something that concerns me regardless of the field that I belong to. ये मेरा संविधान है, ये मेरे देश का बेसिक डॉक्यूमेंट है, and that's the reason why I need to know what is it that this document prescribes. Okay, तो हमारे संवैधानिक वैल्यूज, हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, वो हम सबके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं. So constitution is the basic document that is talking about the framework of governance within this country.
इस देश में सरकार कैसे फंक्शन करेगी, सरकार लोगों के लिए क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या लिमिट्स होंगे सरकार के पावर पे, ये सारी चीजें हमारे संविधान के अंतर्गत लिखी गई हैं. एंड दैट्स द रीजन व्हाई you and me are closely connected with this document called as the Constitution. और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूज हैं. ओके, सो व्हेन आई ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इस संविधान के कुछ बेसिक वैल्यूज क्या हैं, कौन से वैल्यूज इस संविधान ने इनकॉर्पोरेट किए हैं, या किस प्रकार का समाज ये संविधान के द्वारा हम निर्माण कर रहे थे. if we try to find answers to these questions, I'm sure we will have understood what are the constitutional values that are at the foundation of our society. Okay, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की, उस समय हमारा समाज एक ऐसा समाज था which was gripped with a number of problems. हमारे हर तरफ हमको इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे समाज में थे. सो देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन, प्रॉब्लम्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, जिसने बहुत हमारे समाज को अंदर से पूरा it had eaten up our society from within. So you had the problem of that caste system. You had religious and communal hatred within the society. ये सारे प्रॉब्लम्स से जब हम ग्रिप्ट थे, उस समय हमारे संविधान को बनाया गया था, राइट. और डॉक्टर अंबेडकर का जो मैग्निफिसेंट कंट्रीब्यूशन रहा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. सो व्हाट एग्जैक्टली डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू डू? इस संविधान ने ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमारे समाज के अंदर थे, उस प्रॉब्लम्स को रेमेडी करने का एक माध्यम ये संविधान रहेगा. इस स्वप्न से ये संविधान को बनाया गया. सो इफ एवर एनी ऑफ अस आउट ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट और व्हाटएवर, यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को पढ़ते हैं, तो हमको ये समझ में आएगा कि कैसे इस संविधान के हर आर्टिकल को फाइनलाइज करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने जो प्रकार का डिस्कशन किया, जो प्रकार का डेलिब्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ, और जो विजन डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने इस देश के लिए हमको दी ये संविधान के द्वारा, these have been all tools for the recreation of a new society. Okay, और मैं मानती हूँ, I have somehow been teaching constitutional law for the past quite many years now, और मैं मानती हूँ कि इस संविधान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो सबसे पावरफुल चीज इस संविधान की है, I think that is located in the very opening powerful words of our constitution. हमारे संविधान की जो शुरुआत है वो बहुत ही पावरफुल शब्दों से है, and those words are we the people of India. Okay, I think the gist of this entire constitution, or rather the strength of this entire constitution, can be located in these opening words, we the people of India. तो हम जब ये संविधान की तरफ देखते हैं, I was just trying to tell you a little while ago कि हमने we should not think that कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा क्या लेना देना है, क्योंकि we need to know कि ये हम सबका संविधान है. ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने आप को दिया है. So the great strength of our constitution lies in the fact that the constitution is not a gift of any foreign power to us. ये वो संविधान है
जो हमने हमारे लिए बनाया। हमारे कुछ स्वप्न थे हमारे देश के बारे में, हमारे कुछ स्वप्न थे हमारे समाज के बारे में। इन स्वप्नों को हमने हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। So, the Constitution is presenting to us, probably in a very beautiful manner, what is the kind of society that we want in our country. And because we are a part of this society, we have, we will permanently have something to do with this Constitution. तो हमारे संवैधानिक मूल्य क्या हैं, कौन से वैल्यूज पर हमारा समाज खड़ा है, ये यदि हमें जानना होगा तो इस संविधान की तरफ देखना is something that none of us can ever escape doing. And that's the reason why we need to educate ourselves about what these constitutional values are. Now, if we try to ask this question कि ये values हमको कहाँ दिखाई देते हैं संविधान में, अब basically यदि आप ये प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, I think there are 4 focal areas that we need to see for understanding what constitutional values are. हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है वो एक प्रस्तावना से इसकी शुरुआत होती है. There's a preamble with which the constitution starts. Preamble, fundamental rights, directive principles of state policy और fundamental duties. ये 4 चीजों की तरफ यदि हम देखते हैं तो हमें एक बहुत ही क्लियर आइडिया आती है कि कौन से संवैधानिक मूल्य हैं जो हमारे समाज के फाउंडेशन में है. they are the pillars of the kind of society that we want to belong to, right? अब शायद मुझे ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पे एक सेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत. सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं बहुत फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पे उतना एम्फसाइज नहीं करूंगी क्योंकि वो सेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है. But when I talk about constitutional values, somewhere it's very difficult to be escaping on any of these 4 things I spoke about. Preamble, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत इंट्रिकेट प्रोविजंस में ना जाऊं बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप सारे लोग लॉ के फैकल्टी के नहीं हैं. There are some people that I see from the law faculty. So Vaishali ma'am, I could see your name there. There may be some from political science जो already familiar है इस चीज से. But because I'm addressing a heterogeneous crowd, अलग अलग disciplines से आप सभी हैं, इसीलिए मैं एक बहुत बेसिक लेवल पे इस टॉपिक को पिच करना पसंद करूंगी, राइट? अब हम यदि फर्स्ट सेगमेंट को देखते हैं, दैट इज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आई एम श्योर हम सभी जन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है उससे परिचित हैं. बचपन से जब हम स्कूल्स में जाते थे तो हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक के पहले पन्ने पे हमें हमेशा ये प्रीएम्बल छपा हुआ दिखता था. सो समवेयर राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन लुकिंग एट द प्रीएम्बल. और आजकल ऑफ लेट जो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तब ये कंपलसरी किया जाता है सारे पब्लिक ऑफिसेस में, स्कूल्स, कॉलेजेस में कि इस प्रस्तावना को पढ़ा जाए. ओके, नाउ अगेन व्हाई दिस इंसिस्टेंस दैट हम कभी तो पलट के देखें कि भाई हमारे देश का संविधान क्या कहता है, किस प्रकार का संविधान है. इसीलिए शायद ये सारी चीजें हमारे लिए अभी कंपलसरी की गई हैं, राइट? Now today we will try to quickly look at, I'm by and large going to surround my talk around the preamble because as I told you fundamental rights is already done, तो वो repetition में नहीं करना चाहूंगी. So as I said, यदि हम ये प्रस्तावना को पढ़ें, मैं मानती हूं कि कोई भी इंसान जिसको एक बेसिक सेंस ऑफ राइम एंड रिदम है, वो such a person will be able to appreciate the beauty of the preamble. It's a beautifully drafted preamble जो
थोड़े से शब्दों में, इन एन अमेजिंग इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, इट ट्राइज टू शो व्हाट इज द विजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रस्तावना एक रीडर को ये बताने की कोशिश करता है कि भाई इस संविधान के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या वो वैल्यूज हैं जिनके आधार पर हम एक नए देश को खड़ा करना चाहते हैं, हम एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। So if you look at the preamble, as I already told you, it begins with these powerful words which say, "We, the people of India." So it's trying to tell us that, look, this is not a constitution जो कोई फॉरेन पावर ने, कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे लिए बनाया हुआ हो। ये ऐसा संविधान है जो होम ग्रोन है, हमने हमारे लिए बनाया है। आप यदि अपने हमारे देश की लीगल या जुडिशियल सिस्टम के तरफ देखेंगे, आपको ये नजर आएगा कि भाई बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो आज भी हमको गवर्न करते हैं, लेकिन ये कानून हमारे लिए किसने बनाए थे? दे वर मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर अस। सो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाए और आज तक वी आर गवर्न्ड बाय दोज लॉज। आप में से कोई यदि कभी कोई केस के संदर्भ में, कुछ उस कनेक्शन में यदि कोई हाई कोर्ट में गए होंगे, आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे स्पेशली जो हायर कोर्ट्स हैं वो अभी भी इंग्लिश ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं। तो while entering the courtroom you bow down before a judge. This is an inherently English tradition जो आज भी इम्पैक्ट बनाए रखा है हमारे सिस्टम पे। So the point that I'm trying to tell you is that our legal and judicial system is hugely dominated by English traditions. They have hugely left their impact on our systems. लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं, तब ये संविधान हमें अंग्रेजों ने दिया हुआ कानून नहीं है। This is a law that we made for ourselves. और जो एक काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म हमारे संविधान के अगेंस्ट किया जाता है, या कईयों लोग ये कहते हैं कि हमारा संविधान इट्स अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आई पर्सनली डोंट लाइक द यूज ऑफ द वर्ड बोरोड देयर, because we've not borrowed it in the sense of it being a cut, copy and paste exercise. लेकिन हमारे देश में संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो एक ऐसे समय पे ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई जब मेजॉरिटी ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैड ऑलरेडी मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशंस लॉन्ग बैक। तो मैं मानती हूं कि सबसे इंटेलिजेंट चीज जो हमने करनी चाहिए थी वही हमने की, दैट वी लुक्ड एट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से जो बेस्ट प्रोविजंस थे वो हमने हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। ओके, सो our constitution, the biggest advantage of our constitution is that we have always been in a global conversation on norms and values of the constitution. जैसे हमने देखा कि भाई अमेरिका में फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा लोगों को देने से उनकी डेमोक्रेसी बहुत ही पावरफुल डेमोक्रेसी के रूप में इमर्ज हुई। वी अंडरस्टूड दैट वाज एन एडवांटेज, वी ब्रॉट दैट एडवांटेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने कोई ब्लाइंडली उसको कॉपी पेस्ट करके हमारे संविधान में नहीं लाया। एट ऑल appropriate places we made the necessary modifications that were important for Indian circumstances, and that's how we framed this magnificent document called as our constitution. अब यदि हम देखते हैं कि ये प्रस्तावना, इस संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, it tries to tell us, it says, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into what?" अब 5 चीजें यहां पर कही गई है। To constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये जो 5 फीचर्स हैं ये हमें बताते हैं कि कौन से प्रकार की पॉलिटी हमने इस संविधान के द्वारा
क्रिएट की, राइट? तो जब अंग्रेजों ने जब अंग्रेज हमें इंडिपेंडेंस छोड़ के गए और हमें इंडिपेंडेंस जब मिला, तब हमने कैसे प्रकार का समाज इमेजिन किया था, राइट? सो हम कहते हैं कि इंडिया, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, was established as a sovereign socialist secular democratic republic. अब जब हम सॉवरन की बात करते हैं, ओके, सॉवरन का मतलब क्या है? हम कहते हैं सुप्रीम पावर इस देश में किसके हाथ में है? सुप्रीम पावर लाइज इन यू एंड मी एज द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश is what the whole idea of sovereignty is. So we are trying to declare to the world, हमारी प्रस्तावना के द्वारा हम सारे देशों को बताना चाहते हैं that we are not under the control of any foreign authority or power. हमारे देश में किस प्रकार के कानून बनने चाहिए, किस प्रकार के पॉलिसीज लागू होने चाहिए, ये हम हमारे लिए डिसाइड करेंगे। हमने कौन से देश के साथ किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल सॉवरेंटी इज व्हाट वी टॉक अबाउट, ओके? एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर, ओके, आई विल स्किप दैट बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12 o'clock. सो right, so we call India as a sovereign state, okay? अब इसके आगे जो शब्द हैं सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दोनों शब्द हमारे ओरिजिनल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे. They came to be added later on by means of the 42nd Amendment Act of 1976. But if you look at these words, see, socialist जब हम कहते हैं समाजवादी, राइट? अब सोशलिस्ट की जो आइडिया है, दैट इज एन आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, ओके? तो हमारा ये एक उद्देश्य था कि भाई जब हम इंडिपेंडेंट होंगे और जब हम हमारे देश को निर्माण करेंगे, तब we do not want to have a society that will be divided into economic haves and economic have-nots, rich और poor. ये divide हमारी society में नहीं होना चाहिए. इसलिए we thought that socialist ideal is something that we need to have as our committed value within the constitution, okay? तो जब हम हार्डकोर सोशलिज्म की बात करते हैं, तब हार्डकोर सोशलिज्म में आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे देश के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको नेशनलाइज करना पड़ेगा. तो पूरी वेल्थ विल बी इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट एंड देन स्टेट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट ऑल, ओके? लेकिन हमारा संविधान भले ही इंडिया को एक सोशलिस्ट स्टेट डिक्लेयर करता है, but you do not get to see this, so all means of production are not owned by the state in our country, right? Now why is that so? ये इसलिए है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो जरूर था कि भाई एक क्लासलेस सोसाइटी हमको क्रिएट करनी है, लेकिन जिस समय हमने ये संविधान बनाया, by that time private entrepreneurship had formed a very large part of our economy. और उस समय यदि हम कहते थे कि भाई हार्डकोर सोशलिज्म को हम अप्लाई करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई होती, राइट? And therefore what we did was we adopted a via media, and that was a via media of a mixed economy. So on one hand you kept this as a constitutional goal that look, we want to have a very classless society in India, but on the other you also could not discourage private entrepreneurship. इसीलिए हमने mixed economy का golden via media चुना, right? So that's the way in which we understand the socialist aim. Of course जब से liberalization, globalization और privatization आ गया,
तब से ये सोशलिस्ट आइडियल हमारा हम बहुत दूर छोड़ चुके हैं, और इसीलिए रिसेंट टाइम्स में आपने सुना होगा कि बहुत डिमांड्स किए जा रहे हैं कि भाई प्रस्तावना को वापस अमेंड किया जाए और सोशलिस्ट शब्द को उसमें से हटा दिया जाए. ओके, सो दैट अपार्ट, बट दैट्स द वे वी अंडरस्टैंड सोशलिज्म. कमिंग टू द थर्ड वर्ड विच इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म ये हमारे संविधान का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश हम अपने आप को कहलाते हैं, तब there are basically two things that we try to postulate. Number one, हम कहते हैं कि स्टेट अपने आप को कोई भी रिलीजन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेगा. So the state will not declare any religion to be its official religion. And number two, the state will not discriminate against any religion. Okay? तो जब हम सेक्युलरिज्म की कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे जब हम ये प्रिंसिपल को एनालाइज करते हैं, तो सेक्युलरिज्म, remember, does not mean irreligion. Okay, so it doesn't say that the state doesn't believe in the concept of religion. In fact, एक सेक्युलर स्टेट रिलीजन को मानता है, इसीलिए सेक्युलरिज्म जरूरी बन जाता है. ओके, एंड वी टेल द स्टेट कि भाई रिलीजन के मैटर्स में स्टेट ने न्यूट्रल रहना अपेक्षित है. दैट्स हाउ वी कंसीव सेक्युलरिज्म. और आपको, मुझे, हम सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट के तौर पे दिया गया है. आई एम श्योर इस पे चर्चा आपने पिछले लेक्चर में की होगी जब आपने फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया. राइट, सो वी से इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब शायद डेमोक्रेसी ये एक बहुत ही वाइब्रेंट आइडिया है हमारे संविधान के अंतर्गत, और there are different ways in which we understand democracy and conceptualize democracy within the country, right? So I think आज की तारीख में democracy is something much more than simply limiting it to गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. ये जो इब्राहिम लिंकन का फॉर्मुलेशन है डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, हम जब डेमोक्रेसी को कंसीव करते हैं, आई थिंक वी हैव गॉन फार बियॉन्ड दैट आइडिया in expecting what kind of a society that we want. Okay, so what you really emphasize when you're talking about a democratic country. See, democracy जब हम कहते हैं, तब हम कहते हैं कि this is a people centric form of governance. Okay, तो आपका जो फोकस है एक डेमोक्रेसी के अंदर, आपका जो फोकस है वो फोकस किस पे है? लोगों पे आपका फोकस है. राइट, एंड दैट्स व्हाई जब हमारे लॉ स्कूल में हम स्टूडेंट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं, आई थिंक दिस इज अ मेजर थिंग दैट वी पॉइंट आउट टू द स्टूडेंट्स कि जब अंग्रेजों का रूल था हम पे, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था जो गवर्नेंस की बात करता था. लेकिन अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने बनाया हुआ जो कानून था गवर्नेंस के लिए, जो 1935 का लॉ था, दैट लॉ वाज अ गवर्नमेंट सेंट्रिक लॉ. तो उस गवर्नेंस के कानून में, उस कानून ने सिर्फ ये बोला कि भाई सरकार के क्या पावर्स होंगे, सरकार क्या क्या करेगा, सरकार के पास क्या अथॉरिटी होगी. सो इट वाज अ वेरी गवर्नमेंट सेंट्रिक लॉ. लेकिन 1950 में जो संविधान हमने हमारे लिए बनाया, ये भी गवर्नेंस की बात करता है, बट दिस इज एन इंडिविजुअल सेंट्रिक लॉ. तो आप यदि हमारे संविधान के फ्रेमवर्क को देखेंगे, आपको ये नजर आएगा दैट इट इज द इंडिविजुअल दैट इज एट द फोकल सेंटर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज अगेन वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लाइज. सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ डेमोक्रेसी, आप सरकार को बताते हैं कि भाई किस प्रकार से आप इस देश को गवर्न करोगे, एंड दैट इज वेयर वी स्टार्ट टॉकिंग. Sorry, just a minute. That is where we start talking about
accountable governance, we start talking about transparent governance, we also start about talking about participative governance. तो जहां लोकतंत्र है वहां आप ये कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट, मतलब टॉलरेट नहीं करना चाहिए that government will unilaterally govern the way it wants to. That the government cannot and should not do, because democracy believes in people centric model of governance. Okay, हम हैं जो डिसाइड करते हैं who are the ones who will come to power. आप और मैं इलेक्शन में जाके वोट देते हैं and that's what decides who will be in power. And that's why, you know, I always tell my students that always remember that our rights, हम जो rights enjoy करते हैं, they are not a gift of power. वो राइट्स इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने हमें वो दिए. इनफैक्ट सरकार जो पावर यूज करता है वो ओरिजिनली हमारा पावर है और हमने वो सरकार को दिया है टू एक्ट ऑन आवर बिहाफ. दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. दैट इज द सेंट्रल आइडिया वेयर इंडिविजुअल्स के फ्रीडम्स ब्लॉसम हो. ऐसी सोसाइटी की अपेक्षा हम करते हैं द मोमेंट वी टॉक अबाउट अ डेमोक्रेटिक सेटअप. और इसीलिए कोई भी लोकतंत्र में जो फंडामेंटल राइट्स पे फोकस किया जाता है, दैट्स द रीजन व्हाई राइट्स ऑफ पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. अब इस पे मैं आने वाले कुछ मिनटों में और फोकस करूंगी अबाउट यू नो व्हाई डेमोक्रेसी बिलीव्स इन ऑल दीज राइट्स. But before that, let me just complete the kind of polity that the preamble talks about. So we said India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब रिपब्लिक का सबसे सरल मतलब है कि where the head of the state is an elected representative of the people, वो पॉलिटी एक रिपब्लिक कहलाती है. तो जैसे यदि हम इंग्लैंड को देखते हैं, इंग्लैंड में हेड ऑफ द स्टेट इज द क्राउन, और वहां का क्राउन इज नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. दैट इज व्हाई इंग्लैंड इज नॉट अ रिपब्लिक, इट इज अ मोनार्की. पर हमने भारत देश में मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं किया. वी कंस्ट्रक्टेड इंडिया एज अ रिपब्लिक. सो द हेड ऑफ द स्टेट विच इज द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज एन इलेक्टेड ऑफिशियल. दो हमारे देश में लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं, but nonetheless the office of the president is an elective office. So indirect elections के द्वारा president occupies his seat in office, right? So that's what we mean by a republic. अब ये ओपनिंग शब्द जो हमें बताते हैं कि कौन से प्रकार का देश हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इस संविधान के द्वारा. इस संविधान में जो आगे जो शब्दों का उपयोग किया गया है, I think they classically reflect on constitutional values. So what are the values that we abide by? So there, if you go ahead in the preamble, it says, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब उसके आगे देखिए, it says, and to secure to all its people justice, liberty, equality and fraternity. ये जो आगे के चार शब्द हैं, justice, liberty, equality, fraternity, I think they beautifully illumine our constitutional values. Okay, हम justice की बात क्यों करते हैं? We talking about justice, socio-economic and political. Justice का मतलब है you know, as such justice is a very complicated idea. पर यदि मैं सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूं, I think justice is to give everyone his due. जिसको जो ड्यू है वो उसको मिलना चाहिए. ये आइडिया है हमारी जब हम जस्टिस की बात करते हैं. और प्रस्तावना में ये डालने के कारण, यू नो, वी हैव मेड अ वोकल कमिटमेंट that these are the values by which we are going to stand, right? तो जब हमने एक विजन देखी थी हमारे देश के लिए, तब we said this is a country in which we are going to ensure justice, social justice,
इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, राइट? तो जो हमारे सोसाइटी में कुछ प्रिविलेज्ड क्लास था, कुछ अंडर प्रिविलेज्ड क्लास था, सो यू नो जस्टिस laid in giving everyone their due, giving to everyone what is due to them. और इसीलिए हमने सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को हमारे प्रस्तावना में इन शब्दों को स्थान दिया. Then after that we talk about equality, liberty and fraternity. अब ये जो तीन शब्द हैं, ये मैं मानती हूं इट्स द जिस्ट ऑफ योर एंटायर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ओके, हम लिबर्टी की बात क्यों करते हैं, और वो भी यदि आप देखोगे एक बहुत ही अमेजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है. लिबर्टी ऑफ व्हाट? Liberty of thought, expression, faith, belief and worship. So we beautifully emphasized on the idea of liberty. Liberty का मतलब है freedom. Okay? तो हम यदि भारत को एक लोकतंत्र बना रहे हैं, if we are creating India as a democracy, remember emphasizing on liberty of individuals is at the heart of a democratic project. You cannot dream of talking about democracy without assuring liberty to everyone. क्योंकि यदि ये फ्रीडम हमें नहीं होगा, यदि ये लिबर्टी की गारंटी हमें नहीं दी गई, रिमेंबर हमारी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी वहीं खत्म हो जाएगी. अलग अलग थॉट प्रोसेस समाज के सामने आने चाहिए, नए आइडियाज, नया इनोवेशन इस देश में होना चाहिए. इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, दैट इज गारंटीइंग टू द पीपल लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, faith, worship, action. Okay, all these segments are addressed by this particular constitution. Okay, so you know, again, when I talk about constitutional values and our role as teachers, I think हमारे classroom को यदि हम, you know, if we reimagine it as a miniature society, how democratic are we as teachers? हम हमारे स्टूडेंट्स को कितनी लिबर्टी देते हैं कि उनके क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को वो हमारे सामने रख पाए क्लास के अंदर, राइट? So we are somewhere inculcating the democratic value amongst our students the moment we are ensuring the liberty of thought to them, the liberty of expression to them, right? और आई थिंक ये जो तीनों शब्द हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये म्यूचुअली कनेक्टेड है. दे आर यू नो इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स. तो आप आइसोलेशन में किसी एक को समझ ही नहीं पाओगे. यू विल ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड इट in connection, you know, because liberty without equality is meaningless, equality without liberty and fraternity will give you nothing, right? So these are mutually reinforcing ideas that the preamble talks about. Why are we as a constitution committed to the idea of equality? Because ये संविधान जब बना तब हमने देखा कि भाई हमारे समाज के अंदर कितनी ब्रूटल इनइक्वालिटीज थी. एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो कास्ट सिस्टम के कारण हमारे सोसाइटी में हमको दिखाई दी, उसको हमें रेमेडी करना था इस संविधान के द्वारा. एंड देयरफॉर इक्वालिटी वाज अ कमिटेड आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम यू नो इक्वालिटी को देखते हैं, आई थिंक मोर मस्ट हैव बीन स्पोकन ऑन इक्वालिटी in your fundamental rights discussion, but let me still, despite that, just float this idea before all of you कि you know हमारी जो what could I say, you know, our immediate understanding of equality, first level understanding of equality क्या है. यदि हम ये सवाल अपने आप को करते हैं कि भाई इक्वालिटी मतलब क्या, our immediate understanding of equality is that look, where I am not discriminated against, there is an equal treatment. तो यदि मैं किसी में भेदभाव ना करूं, डिस्क्रिमिनेट ना करूं किसी के अगेंस्ट, so long as I am not discriminating, I am being equal to all.
दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इक्वालिटी। पर हमारे संविधान के अंदर when we try to work on our equality experiment, हमने ये रियलाइज किया कि भाई केवल भेदभाव ना करना, डोंट डिस्क्रिमिनेट, is not where we can stop with equality, right? Equality really demands something more than that. यदि आपको वास्तविकता में इस समाज के अंदर समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, तो आपको नॉन डिस्क्रिमिनेशन के आगे जाना होगा। एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड सेइंग कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट यदि सबको मिलनी है, तो हमें जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस कुछ सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ने फेस किए, उनको रेमेडी करना पड़ेगा। See, the whole of our affirmative action plans, ये आप विमेन के कॉन्टेक्स्ट में देखिए या बैकवर्ड क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जो भी पॉलिसीज या जो भी स्ट्रैटेजीज हमारे देश में अडॉप्ट की, why and how did we justify it under a constitution that is committed to equality? क्योंकि हमारा लॉजिक ऑल अलोंग यही रहा कि भाई जब हमने ये संविधान बनाया, उस समय हमारा समाज ऐसा था, देयर वाज समबडी हु वाज हियर, जो हमेशा डिप्राइव्ड थे, जिनको कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिली, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो somebody was here and there was a class which got everything right from the beginning. अब ऐसा समाज था, उसमें सडनली 1950 में आप आए और आपने कहा कि भाई देखो अभी आज के बाद सबके लिए इक्वालिटी। ऐसे समाज में आप इक्वालिटी कर ही नहीं पाओगे। हाउ विल यू डू इक्वालिटी इन अ समाज दैट इज लाइक दिस? तो इनको कभी भी कुछ नहीं मिला, इनको हमेशा सब कुछ मिला। इस सिचुएशन में यदि आप प्लेन इक्वालिटी को लागू करते हैं, आपको नजर समझ में आएगा कि आप वास्तविकता में इनइक्वालिटी कर रहे हो। क्योंकि जिसको कभी एजुकेशन भी नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इनको सब एजुकेशन मिला। 1950 में आपने कहा कि भाई अभी इक्वालिटी फॉर ऑल इन जॉब्स, विल दिस पीपल बी एबल टू कॉम्पीट विद देम इन जॉब्स? आंसर इज नो। एंड इसीलिए आपने कहा कि भाई अभी इक्वालिटी की ये डिमांड है कि आप इनको कुछ ज्यादा दीजिए ताकि दे कम एट पार विद अदर्स, एंड वंस दे आर हियर देन यू टॉक अबाउट इक्वालिटी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे इक्वालिटी जूरिस्प्रूडेंस में जब हम समानता की जो वैल्यू है, ये जो संवैधानिक मूल्य है हमारा, इस पे जब हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, तब हमें सब चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। इट्स नॉट ओनली अ स्टोरी about not discriminating against someone, it's also a story about giving something more to somebody. हर एक इंडिविजुअल की नीड को रिकॉग्नाइज करो और उसके अनुसार उसको ट्रीटमेंट दो। दैट इज व्हाट इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर। आज हम देखते हैं दैट ये नए नए चैलेंजेस हमारे समाज के अंदर आज आते हुए हमको दिखाई देते हैं। So, today when you talk about gender justice, for example, gender is no longer a story only about the binary of men and women. Women's issues are even now still there in society, but they are not the only issues. Today, when you talk about gender justice and gender equality, you also have to take account of the transgenders as a segment of the population. You have to take account of the sexual minorities as a segment of the population, right? तो आज जब नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया, उसके बाद सेक्सुअल माइनॉरिटीज की बातें हम करने लगे, एटलीस्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वी स्टार्टेड डिस्कसिंग देम, but they were never on our radar of consideration before that. So there was a segment of the population that was marginalized. Okay, तो अब यदि हम सही मायने में ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, that consider everybody to be our own, that sense of brotherhood, that sense of equality and liberty, यदि ये मूल्यों को हमें वास्तविकता में इंटरनलाइज करना है,
We have to have newer and more open mindsets to look at our society. We have to have a more open mindset to look at students within our classroom. I've always said this कि present समय में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ऐसे निर्णय दिए, बहुत ऐसे जजमेंट्स दिए जो एक नए रूप में ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी प्रिंसिपल को हमारे सामने पेश करते हैं. सो एज आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट सेक्सुअल माइनॉरिटीज इज वन सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन जिनको एक नए एंगल से सुप्रीम कोर्ट ने देखने की कोशिश की. और यदि हमारे संविधान की another element that our prastarna and our preamble talks about is it talks about dignity of the individual. मैं मानती हूं कि dignity of individual ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य है जो which we often tend to forget in terms of our interaction within the society. आप ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को देखिए. We have never considered them to be some entities that are deserving any kind of respect. अब 2018 में जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने नवदेव सिंह जौहर के जजमेंट में it read down section 377 and I'm sure all of you are aware of the judgment, and same sex associations को decriminalize किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने. उसके पश्चात हम ये सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन की बात करने लगे. नालसा के जजमेंट में जब कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया दैट यस ट्रांसजेंडर इज अ रिकॉग्नाइज्ड थर्ड जेंडर, you legitimize that third gender, that is the time when you started sometime at least thinking about that transgender population. Okay, not that these judgments have by themselves changed the lives of people. सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया इसीलिए लोगों की जिंदगी बदल गई, ऐसी बात नहीं है. जिंदगी अभी भी नहीं बदली है क्योंकि हमारा माइंडसेट अभी तक नहीं बदल पाया है. राइट नाउ trust me, I'm being very unhypocritical and being very honest in making this point to you that being a professor of law, these are judgments that I do discuss with my own students, and we need to discuss them with newer dimensions every day into classroom. Despite that, हमारा mindset बदलना is not a very easy job. तो क्लासरूम के अंदर ये पढ़ाना कि भाई सुप्रीम कोर्ट आज ये कहता है कि ट्रांसजेंडर इज अ रिकॉग्नाइज्ड थर्ड जेंडर, दैट इज वन थिंग, बट फॉर मी पर्सनली टू बी एबल टू एक्सेप्ट दिस इन सोसाइटी इज क्वाइट अनदर. और समाज तब तक नहीं बदल सकता है जब तक ये माइंडसेट और थॉट प्रोसेस हमारा ना बदले. And that is where we need to talk about constitutional values more often. We need to engage more constructively into this discussion कि भाई हमारा संविधान कौन से प्रकार के समाज की बात करता है. It's easy on paper to be talking about individual dignity, on paper to be talking about individual autonomy. ये सारे बहुत बड़े बड़े concepts, they sound very glamorous as concepts. बट विद इन सोसाइटी हम में से कितने लोगों में ये हिम्मत है कि हम वो फर्स्ट स्टेप लें जिसके द्वारा हम ये चेंज ला सकें. एंड दैट इज व्हाई whenever I have spoken on this topic in different sessions like this, let me be very open to acknowledge कि यहाँ पे यूजीसी एचआरडीसी नागपुर में डॉक्टर रेखा शर्मा और डॉक्टर प्रीति धार्मिक मैडम, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, I mean hats off to that initiative. I salute the confidence and the boldness that they have shown, क्योंकि जेंडर सेंसिटाइजेशन के जो सेशंस यहाँ पर होते हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से किसी ने अटेंड किया नहीं किया, बट ये जेंडर सेंसिटाइजेशन के सेशंस में इन लोगों ने ये हिम्मत दिखाई कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को एक्चुअली इनवाइट किया टू टॉक टू पीपल, टू डिस्कस व्हाट देयर एक्सपीरियंसेस आर. Okay, so transgenders and sexual minorities are only one segment of such population. There are so many more marginalized sections of our society जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं है. Look at persons with disability. They are another segment of the population who is crying for our attention towards them.
They are a segment of the population that is waiting for us to understand their special needs. और जब भी हम उनके स्पेशल नीड्स को आंसर करते हैं, हम इसको एक चैरिटेबल एक्सरसाइज के तौर पे देखते हैं, समथिंग दैट इज थ्रोन टू देम इन चैरिटी. डू वी गिव देम देयर राइटफुल एंटाइटलमेंट्स? आई एम अफ्रेड नॉट. And even if we are giving it to them, we are giving it because somewhere it is made compulsory that you do this. रैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाएं. ये जब तक कंपल्सरी नहीं होता है तब तक हम we are not sensitized enough to answer to those demands. So we could give ourselves hundreds of such examples probably, where there are such marginalized sections of the population within our own society. It's just that we need to get more sensitized. We need to understand कि justice, equality, इसकी entitlement जितनी मेरी है उतनी ही इन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन की भी वो एंटाइटलमेंट है. और जब तक हम ये चीज हमारे माइंडसेट में नहीं, अंदर तक नहीं डालेंगे, तब तक हमारे मेंटल एटीट्यूड्स को हम चेंज नहीं कर पाएंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट the court of law might probably be very very activist in terms of giving great judgments from the courts, but जब तक ये चीजों को as constitutional values we don't recognize the importance of that, only getting a judgment from the court does not really change the lived experiences of people. ओके ये प्रेजेंट कंटेम्पररी टाइम में ऐसे कितने रेवोल्यूशनरी जजमेंट्स हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने दिए. Especially the year 2018 has been a phenomenal year of is my time up? My God, it's already 12:31. Okay, I'll just wind up in a couple of minutes, right? So these are the value systems of equality, liberty, dignity, fraternity. These are the tall values that our constitution stands committed to, and which we really need to internalize firstly within ourselves and then into our student population. Now, how really as teachers could we do this? I'll very, very quickly just put forth my personal ideas on this, right? See, I don't think कि हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है. छोटे छोटे चीजें यदि हम थोड़ा ध्यान देके करते हैं, I think we will have played a wonderful role in making students aware of values. I think it could start from very small exercises like having the students to write an article maybe on say some topics like wealth without work, that you don't work for it but you become wealthy. So write an article on this, or we could have group discussions on maybe topics like politics without values. So that'll just bring them to thinking about importance of values. So there are some sessions that we could directly have with students, some indirect kind of methods we could incorporate. So I think something as simple as making the students plant a garden in the college premises and asking them to maintain them, that tells them about the importance of having a healthy environment. या हमारे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो तो मैं मानती हूँ कि इनहेरेंटली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल एनवायरनमेंट्स के बारे में बच्चों से बात करने का वो सब्जेक्ट ही हमें एक ओकेजन देता है. So you don't really need to travel beyond the contours of your subject. So languages, I think, are an important avenue where we talk to them about the importance of listening skills, importance of internalizing what others are saying, talking skills. These are certain skill sets that languages help to imbibe in students. The importance of history of a particular thing that is told by a history teacher, if you could just lace it with some values, I think that could become a fascinating exercise. Even subjects like science and math, I feel, are not subjects that can be taught in isolation. You could use the subject as a way through which you pass on a value. So some just random suggestions that I have is कि जो refraction के experiments करते हैं,
Refraction जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, where you say that the glass rod when put in a tumbler filled with a liquid वो bent appear होता है, that experiment could be just used to tell the students कि जो हमें आंखों से दिखता है, maybe that's not the whole of the truth, and you need to investigate deeper into your societal problems. So refraction can be used to tell the students about this. When you teach equations in math, I think equality is an idea that begins with math, where the equal to sign is a huge pointer to the whole value of equality. Or a biology teacher, when a botany teacher is teaching about parasitic plants to the students, I think that could be taken up as a wonderful example of nature to teach the idea of interdependence among different segments of the society. Okay, so I'm sure all of you, being experts into your own individual subjects, can find out innovations to pass on these kind of values very subtly but very surely amongst our students. हमें as teachers जो करना जरूरी है is, I think we should all end up being successful in planting a social dream in the eyes of our students. बच्चों को एक सामाजिक स्वप्न यदि देके हम छोड़ते हैं, I think they would become wonderful transformers of the society. They would become the best people who could actually transform our society into the kind of society that they would love to belong to. So I think, as a moral principle for all of us as teachers is to remind ourselves of the fact कि हमारा humanitarian role is something that we should never ever forget. शायद ये छोटी छोटी चीजों से हमें कोई एपीआई का स्कोर नहीं मिलेगा, कोई फॉर्मल उस पे मार्किंग नहीं कर पाएंगे हम, but I think when we retire and after many years look back at our journey, these would be small examples where we could give a pat on our own backs that yes, we have done some work of value inculcation in the newer generation. So I think I should put a full stop to what I have tried to speak. I'm sure I've not been able to do justice to all the values that the Constitution talks about, but yes, this is the bare minimum of what I have wanted to put forth before all of you. So thank you very much for being a very, very patient audience. And in case there are any questions that you want to ask from my side, you're free to do that, please. Thank you very much. Thank you so much, madam, for a nice and informative session. Any question? किसी को कुछ पूछना होगा तो यू कैन आस्क इन हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में आप लोग पूछ सकते हैं. Yes, that is no barrier. You can ask. कोणाला काही विचारायचं आहे? काही क्वेश्चन? मॅडम एक क्वेश्चन आहे. हा बोला. हॅलो मॅडम, व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज in the on the education? What is the impact of constitution? What is the impact of constitutional values on the education? Well, that is precisely what I discussed all along the lecture, that constitutional values are supposed to impact the way we impart our lessons in college. Okay, so educational system का आज ये focus हो गया है कि भाई ये values को हम direct indirect methods से educational process में inculcate करें, right? So as I said, some things will have to be done formally, right? जैसे sessions organize करना, values की बात करना, या getting some panel discussions done, different activities through which you can expressly talk about values. Another thing could be is indirect method में बहुत subtly हम ये pass on कर सकते हैं बच्चों को. So I think these are the ways in which constitutional values are supposed to impact education, right? Now, whether they factually do it or not is left for you and me as important stakeholders in the educational process, right? So our practicing equality into classrooms, or practicing the idea of democracy into classrooms are ways in which it will impact.
Okay. Thank you, madam. right? If at all I have Thank you very answered much. the question according to you. Anyone else? हॅलो मॅडम. हां, बोला सर. माझं नाव मनोज ठाकरे आहे, KZS सायन्स कॉलेज कडमेश्वर. मॅडमला असा प्रश्न विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीत आपली एज्युकेशन सिस्टीम सुद्धा आता चेंज होऊन राहिली आहे, पुष्कळ साऱ्या सुधारणा त्याच्यात नवीन प्रकारचे येऊन राहिलेले आहेत, तर व्हॅल्यूज मध्ये पण सुधारणा व्हायचा काही चान्सेस आहेत का? कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यू त्याच राहतील की त्या अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन एज्युकेशन सिस्टीम त्याच्यामध्ये पुन्हा काही सुधारणा होतील का? कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज माझ्या मते बदलणार नाहीत. इनफॅक्ट एज्युकेशनल सिस्टीमला या व्हॅल्यूज प्रमाणे बदलावं लागेल. कारण कॉन्स्टिट्यूशन हा एक कोर आपल्या देशातला एक कोर लॉ असल्यामुळे कॉन्स्टिट्यूशनला आपण सुप्रीम लॉ म्हणतो. म्हणजे आपल्या देशामध्ये आपल्याला काय कसं हवंय, गव्हर्नन्स कसं हवंय, सरकारनी कसं वागावं, याचे सगळे व्हॅल्यूज आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये दिसतात. त्याच्यामुळे एज्युकेशन सिस्टीम बदलली म्हणून कॉन्स्टिट्यूशन बदलेल असं नाही आहे. कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे इतर सिस्टीम्सना बदलणं गरजेचं आहे. ओके, तर आता जी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येते त्याच्यामुळे एज्युकेशनल सिस्टीम मध्ये बरेच चेंजेस होतील. पण प्रश्न तोच होता मॅडम, नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये पुष्कळ सारे चेंजेस आहेत. येस, पण व्हॅल्यूज ज्या कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज आहेत त्या गायडिंग व्हॅल्यूज म्हणूनच राहतील आणि त्याला इन्कॉर्पोरेट तुम्ही कसं करू शकता याच्या नवीन नवीन वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज बद्दल विचार केला जाऊ शकतो. सो आय डोंट थिंक द प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिव्हर्स. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी असेल तरी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या कशा इन्कॉर्पोरेट करायच्या याच्यावर नवीन विचार करता येऊ शकतो. ओके, थँक्यू मॅडम. Yes. Is there anything else that someone wants to ask? Yes, ma'am. Ma'am, it was a very nice session, Vaishali here. Ma'am, Oh, my simple question is whether it's a doubt whether it is really possible to inculcate the values in the students of higher education, because we can easily mold the students, school students, but with respect to students of higher education, how it is possible? See, I quite appreciate what you're trying to put forth, Vaishali, because I realize this fact that as students grow older, तो हमारे पास जब तक स्टूडेंट्स आते हैं probably a large part of their mental attitudes have already been shaped. तो ये डिफिकल्ट जरूर है, ये वैल्यू इनकलकेशन का प्रोसेस फॉर्मल लेवल पे करना डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इम्पॉसिबल भी नहीं है. इसको जस्ट एक जरूरत रहेगी दैट वी एज टीचर्स हैव टू बी मोर कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ टेलिंग देम सर्टन थिंग्स एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम. तो इतना भी यदि हम कर पाए तो आई थिंक, एंड चेंजिंग एवरीबडी इज नॉट पॉसिबल, बट आई थिंक 100 स्टूडेंट्स में से यदि 2 बच्चे भी उससे इम्पैक्ट होते हैं तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस. Okay, so we can't think of actually transforming the whole bulk crowd, but these changes, that's why I said at the opening of a class कि lecturers और professors के crowd के सामने values के बारे में lecture देना is very difficult. So what can you talk about values in an age where it has become such a low seeking commodity? So, but I think it's not impossible. So small lessons that we could, if we could do through our behavior, because teachers do have the capacity to also influence students in great ways, we can use that constructively. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Any more question? I think there is no question. So इथे थांबूया मॅडम आपण. सो आय एक्सटेंड माय हार्टफेल थँक्स टू डॉक्टर वर्षा देशपांडे मॅम
on behalf of HRDC Nagpur and from all the participants. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thanks to all the participants for Thank you, madam. patient. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, all of you. Now we will proceed for our lunch break. अरे युवराज Participants, our next session will start at 1:30. you are not supposed to leave the class if you're Our next session will start at 1:30. So now I'm ending the meeting. Yeah. Okay, madam. Thank you. Thank you. okay, Yes, madam. ma'am. See you, ma'am. Thank you.